अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर व्हाट इज डीसी करंट, व्हाट इज अल्टरनेटिव करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल या वोल्टेज क्या होता है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन की थी कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है। सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है, एटम की क्या बनावट होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, और उनके जो वैलेंस शेल होते हैं, मदार जिसके अंदर वो मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। और इसके अलावा कूलम के बारे में हमने डिस्कशन इससे पिछले लेक्चर के अंदर की, और कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, कूलम के बारे में, और रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल डिस्कशन की थी। तो आज हम डीसी करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, डीसी और एसी और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको मालूम है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम क्या कहते हैं जनाब? इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि चार्ज के बहाव की शरह को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चार्ज के बहाव की शरह को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी कि इसे आई से जाहिर करते हैं, यानी कि Q ओवर T इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि चार्ज को Q से जाहिर करते हैं और वक्त को T से। चार्ज के बहाव की शरह को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इसे इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पेयर, इसकी इकाई क्या है? एम्पियर। एम्पेयर इसकी इकाई क्या है? चार्ज के बहाव की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इसे आई से डिनोट करते हैं, और इसका जो इकाई है वो क्या है? एम्पेयर है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की कितनी किस्में होती हैं? इसकी दो किस्में जनाब। दो तरह का हमारे पास करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है, दूसरा हमारे पास अल्टरनेटिंग यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होता है। हम देखते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसके दोनों का डिफरेंस करते हैं। तो डायरेक्ट करंट ऐसा करंट जो वक्त के लिहाज से अपनी सिमत और मिकदार को तब्दील नहीं करता, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। वक्त के लिहाज से ऐसा करंट जो वक्त के लिहाज से अपनी मिकदार को और सिमत को तब्दील ना करे, वो करंट कहलाता है डायरेक्ट करंट। और इसका सोर्स क्या है? सोर्स इसका ये है, ये सोर्स बैटरी से हासिल किया जा सकता है, और इसको सिंबॉलिकली हम जाहिर करें तो इसे सीधे लाइन से हम जाहिर करते हैं डायरेक्ट करंट को, और बैटरी से हासिल होता है। इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, और एक नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कन्वेंशनली ये मूव करता है। अच्छा, इंटरनली मैं वहां पे आपको समझाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर ये इंटरनली क्या करता है और कन्वेंशनली तौर पे क्या करता है। अच्छा, आगे ये हमने इसका डीसी सोर्स है हमारे पास, बैटरी है फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो ये यहाँ से मूव करेगा लैंप्स के अंदर से होता हुआ यहाँ से नेगेटिव के अंदर यहाँ पे खत्म हो जाए, ये यानी कि एक ही डायरेक्शन के अंदर हमारा करंट बहेगा। अच्छा, ग्राफ के अंदर हम इसे जाहिर किस तरह करेंगे कि ये हमारे पास ग्राफ है, ये एक लाइन एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को ले लिया और वाई एक्सिस को इसकी मिकदार को ले लिया। देखें ये हमारे पास करंट है, तो जैसे जैसे वक्त हमारे पास गुजर रहा है, यानी कि 5 सेकंड है, या 5 सेकंड से 10 सेकंड हो गया, 15 सेकंड हो गया, तो ये करंट की मिकदार एक ही हो रही है, बढ़ नहीं रही। करंट की मिकदार और सिमत भी एक ही तरफ चल रहा है, और मिकदार भी चेंज नहीं हो रही। तो इसे हम कह सकते हैं कि ऐसा करंट जो वक्त के लिहाज से अपनी ना तो मिकदार को तब्दील कर रहा है और ना ही सिमत को तब्दील कर रहा है, एक ही सिमत के अंदर बह रहा है, और ना ही अपनी मिकदार को भी अपनी मिकदार को भी चेंज नहीं कर सकता। आगे हम चलते हैं कि अल्टरनेटिव करंट क्या होता है।
अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? तो ये अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जो अपने वक्त के लिहाज से अपनी मिकदार को भी तब्दील करता है और सिमत को भी तब्दील करता है। ऐसा करंट जो वक्त के लिहाज से अपनी मिकदार को भी तब्दील करे और सिमत को भी तब्दील करे, वो कौन सा करंट कहलाता है? अल्टरनेटिंग। और सिंबॉलिकली हम इसे किस तरह जाहिर कर सकते हैं? ये एक इस तरह का निशान यहाँ पे भी देखें करंट के साथ, तो आपको पता चल देना चाहिए कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। और इस तरह का सिंबल देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे डीसी करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं ये हमारे पास एसी का अल्टरनेटर, फॉर एग्जांपल अल्टरनेटर, इसका सोर्स अल्टरनेटर होता है ज्यादातर। तो ये हमारे पास एसी सोर्स है। तो यहां से पहले साइकिल के अंदर जब करंट ने मूव शुरू किया तो यहां से मूव करता हुआ लेंथ के अंदर से होता हुआ हाफ साइकिल के अंदर यहां पे पहुंचा। फिर दूसरे लम्हे के अंदर इसने यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जा रहा था। अब दूसरे लम्हे के लिए करंट ने सीमत अपनी, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, अब यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यानी कि करंट ने अपनी सीमत तब्दील कर ली। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे सीमत तब्दील नहीं हुई। यहाँ पे फेज, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे फेज, यहाँ पे न्यूट्रल। यहाँ पे इसने सीमत, पहले इस सीमत में चल रहा था तो इसने फिर दोबारा इस सीमत में चलना शुरू कर दिया। अब सिंबल इसके अंदर देखते हैं कि ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है। जो हमने बात की है कि वक्त के लिहाज से अपनी मिकदार को और सिमत को तब्दील करता है, क्या ये सही हमने कहा? तो इसे हम ग्राफ में देखते हैं कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक साइकिल जो होता है, साइकिल 360 डिग्री का होता है, यानी कि 360 डिग्री का एक साइकिल होता है। ये देखें 360 का। अगर यहां से हम चलें और पूरे ग्राउंड के ऊपर से होते हुए यहां पे पहुंचे तो यहां पे हमारा एंगल बनता है 360 का। और यहां पे अगर हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे 90 का बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 180 का, और यहाँ पे हमारे पास 270 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यही चीज हमने यहाँ पे ले ली है। ये जो चीज है ना, ये एक्स एक्सिस, इस पूरी चीज को हमने एक पूरी लाइन के अंदर जाहिर कर दिया। यहां से लेके यहां तक, यहां से शुरू हुआ, यहां से मैंने सफर शुरू किया, इधर मैंने यहां से सफर शुरू किया। तो जब मैं यहां पे पहुंचा 90 डिग्री पे, तो इस वक्त मैं यहां पे पहुंचा हुआ था। जब मैं यहां से आगे मूव किया 180 डिग्री तक, तो यहां पे मैं पहुंच चुका था, इधर इस साइकिल के अंदर। तो यहां से मैंने मूव की यहां तक, तो यहां पे मैं पहुंच चुका था, यानी कि यहां तक। फिर आगे मैंने मूव की तो मैंने एक चक्कर पूरा कर लिया जनाब, मैं अब यहां पे पहुंच चुका हूं। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये साइकिल क्या होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? साइकिल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? साइकिल पर सेकंड। यानी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज यानी कि ये एक साइकिल है। तो ये एक साइकिल करंट की ये लाइन जा रही है। तो इस मकाम से कितने साइकिल एक सेकंड के अंदर गुजर रहे हैं? अगर 40 साइकिल एक सेकंड के अंदर यहां से गुजर रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 40 हर्ट्ज। अगर यहाँ पे हमारे साइकिल यहाँ इस मकाम से इस तरह के साइकिल एक हाफ पूरा एक साइकिल बन जाता है। तो अगर यहाँ से 50 साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर 50 साइकिल गुजरते हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 50 हर्ट्ज। पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज चलती है।
फ्रीक्वेंसी जो भी हमारी जो डिवाइसेस बनी हुई है 50 हर्ट्ज पे डिवाइसेस वो प्लान की गई हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको पता चला। अच्छा, अब वो डिस्कशन करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या क्या यानी कि कैसे अपनी मिकदार को और सिमत को तब्दील कर रहा है। यानी कि जब हमने बैटरी यानी कि सोर्स के साथ इसे जोड़ा तो शुरू के अंदर करंट हमारे पास जीरो थी, यानी कि यहाँ पे जीरो करंट थी, ठीक है। तो जैसे ही वक्त गुजरा, यानी कि जब हम यानी कि फॉर एग्जांपल 1 सेकंड हुआ तो इसकी करंट की मिकदार यानी कि 1 सेकंड है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 यानी कि करंट यानी कि वक्त बढ़ता गया। तो जब हमारे पास 1 सेकंड था तो करंट यहाँ पे पहुंच चुका। करंट अपनी मिकदार को भी बढ़ा रहा है, यानी कि करंट तब्दील हो रहा है, अपनी मिकदार को भी तब्दील कर रहा है और सीमत को भी। अच्छा, करंट ऊपर जब 3 सेकंड हुए तो करंट यहाँ पे पहुंच चुका था, जब 4 सेकंड हुए तो 90 डिग्री पे हमारे पास करंट पहुंच चुका था, यानी कि यहाँ पे पीक वैल्यू पे हमारा करंट पहुंचना शुरू हो गया। यानी कि यहाँ पे मिकदार को भी तब्दील कर रहा है और सिमत को भी तब्दील कर रहा है। जब 5-6 सेकंड हुए तो करंट ने नीचे आना शुरू कर दिया, यानी कि मिकदार भी तब्दील हो रही है और सिमत भी तब्दील हो रही है, यानी कि एंगल चेंज कर रहा है। अब यानी कि फॉर एग्जांपल 6 सेकंड गुजरे तो करंट यहाँ पे पहुंच चुका है। अच्छा, आगे हमारे पास जब 8 सेकंड गुजरे तो करंट अब 180 डिग्री पे यहाँ पे आ गया। इसमें इधर से यहाँ पे, इधर से यहाँ पे करंट पहुंच चुका है। अब इसी तरह करंट मजीद हम टाइम आगे लिख लेते हैं 9 10 11 12 13। अच्छा, अब हमारे पास टाइम देखें, यहां तक करंट जब 180 डिग्री पे था, इधर से 180 डिग्री पे था तो एक साइकिल, हाफ साइकिल इसने करंट ने यहां तक कंप्लीट कर दिया, हाफ साइकिल यहां तक कंप्लीट कर ली। अब आगे देखें, यहां पे ऊपर वाले यहां पे भी पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव, तो यहां तक हमारे पास ये पॉजिटिव साइकिल के अंदर है, यानी कि पॉजिटिव में है, इधर से वो के इधर आ रहा है, तो यहां पे करंट एक सीमत में बह रहा है। अब देखें करंट का साइकिल नीचे नेगेटिव के अंदर आना शुरू हो गया, यहां नीचे आना शुरू हो गया, ये यहां पे, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल था तो करंट यहाँ ये यहाँ पे इस सीमा में मूव कर रहा है। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, तो अगले साइकिल के अंदर जब हमारा करंट 10 सेकंड गुजरेंगे तो करंट हमारा दूसरी डायरेक्शन के अंदर, अब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, यहां से वापस आना, जो इधर से इधर गया था वापस आना शुरू हो गया। अब 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे करंट पहुंचा, इधर से यहाँ पे, ठीक है, अगले 270 डिग्री पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंच गया करंट हमारा, इधर 360 पे, यहाँ पे 360, यहाँ पे 360 डिग्री पे एक साइकिल पहुंच के एक साइकिल इसने यहाँ पे पूरा कर लिया। पहले सीमत में ये थी, अब दूसरे हाफ साइकिल के अंदर करंट की सीमत ये। तो देखें वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है तो करंट की मिकदार भी तब्दील हो रही है, और यहाँ पे देखिए मिकदार और सिमत, देखिए यहाँ पे सिमत भी तब्दील हो रही है। पहले हाफ साइकिल के अंदर ये डायरेक्शन थी, दूसरे हाफ साइकिल के अंदर करंट की ये डायरेक्शन है। तो उम्मीद है इसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि अल्टरनेटिंग करंट करते हैं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, में क्या फर्क है। तो जो हमारे करंट की मूवमेंट है जनाब वाला, वो पोटेंशियल की वजह से होती है। वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, वो दबाव जिसके तहत इलेक्ट्रॉन्स का दबाव मुसलसल जारी होता है, यानी कि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, जब तक हम प्रेशर इसे नहीं देंगे, प्रेशर का दूसरा नाम वोल्टेज है, तो जब तक हम इसे प्रेशर नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव नहीं करेंगे। तो वो दबाव जिसके तहत इलेक्ट्रॉन्स का दबाव कंडक्टर के अंदर मुसलसल जारी होता है,
उस दबाव को हम वोल्टेज कहते हैं। दूसरे अल्फाज में वो प्रेशर या वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को चलने पे मजबूर कर देती है वो पोटेंशियल या वोल्टेज कहलाता है। वो पोटेंशियल या वोल्टेज कहलाते हैं। आगे हमारे पास पोटेंशियल को वोल्टेज को किससे जाहिर करते हैं? V से। एक वोल्टा नामी साइंसदान था, उसके नाम से इसका नाम इकाई भी रखी, इसके सिंबल भी यही है और इकाई भी यही है। अच्छा, वोल्ट क्या होते हैं? यहाँ मैंने वोल्ट की तारीफ भी लिख दिया है कि वोल्ट क्या होते हैं। तो एक कूलम चार्ज एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाने के लिए अगर 1 जूल तवानाई खर्च हो तो इन दो मकामात के दरमियान पोटेंशियल का फर्क 1 वोल्ट होगा। यानी कि एक कूलम चार्ज, ये मैंने इसकी वजाहत भी कर दी है। 1 वोल्ट क्या होता है? एक कूलम चार्ज, ये वाला एक कूलम चार्ज एक मकाम से, यानी कि एक कूलम चार्ज है हमारे पास, तो यहां से मैंने उठाना है और दूसरे मकाम तक लेकर जाने के लिए जितनी एनर्जी हमारे पास खर्च होगी, तो यहाँ पे अलग एनर्जी, यहाँ पे अलग एनर्जी, इन दोनों एनर्जी का फर्क जो होगा, यानी कि जो हमारी एनर्जी जाया होगी इन दोनों मकामात पर, यानी कि पहले मकाम पे अलग एनर्जी जाया वेस्ट होगी और दूसरे मकाम पे दूसरी पोजीशन पे अलग एनर्जी वेस्ट होगी। तो इन दोनों पोटेंशियल का जो फर्क होगा, जो एनर्जी का फर्क होगा, तो उससे अगर जो फर्क है उसे हम कहेंगे 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कूलम होता है। तो पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैंने ये बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, पोटेंशियल के बारे में तो हमने वोल्ट के बारे में भी जान लिया और पोटेंशियल के बारे में जान लिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनाब होता है कि दो मकामात पर चार्ज की मुख्तलिफ मिकदारों की वजह से जो पोटेंशियल का फर्क होता है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। दो मकामात पर चार्ज की मुख्तलिफ मिकदारों की वजह से जो पोटेंशियल का फर्क होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि दो मुख्तलिफ मकामात है, एक मकाम ये है फॉर एग्जांपल, एक मकाम ये है, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस और है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टैंकी हमारे पास ये है, एक टैंकी हमारे पास ये है, इसे हम करवा देते हैं जनाब, लिंक कर देते हैं। इसमें पानी है हमारे पास यहाँ तक भरा हुआ, तो इसमें हमारे पास पानी है यहाँ तक। अच्छा, इसमें क्या होगा जनाब, इसे पानी, इसमें ज्यादा पानी भरा हुआ है, साइज दोनों के बराबर है, ठीक है, तो इसमें कम पानी है। तो ये ज्यादा पानी जब तक इस पानी के बराबर नहीं हो जाएगा तो इसके अंदर से पानी बहता हुआ यहाँ तक, यहाँ यानी कि मूव करता रहेगा। जब इसके पानी की मिकदार इसके पानी की मिकदार के बराबर हो जाएगी, ये पानी यहाँ से फ्लो होना भी बंद हो जाएगा। यानी पे अलग, यहाँ पे अलग पानी की मिकदार और थी, या चार्ज ले लें, बेशक चार्ज ले लें या पानी ले लें, जो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे पानी की मिकदार अलग है, यहाँ पे अलग है, तो ज्यादा पानी वाली जगह से लो प्रेशर पे कम पानी, इधर ज्यादा प्रेशर था, यहाँ पे थोड़ा प्रेशर है, तो यहाँ से हमारा पानी फ्लो होकर यहाँ पे फ्लो करेगा इस रास्ते से। तो जब पानी की मिकदार इन दोनों के अंदर बराबर होगी तो क्या होगा, पानी का बहाव रुक जाएगा। तो आपने पढ़ा था MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इस चीज के लिए मुसलसल बहाव को जारी रखने के लिए, यानी कि हम चाहते हैं कि इस ये पानी मुसलसल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक लगा दिए, टूटी लगा दिया या कोई चीज वाल लगा दिया, तो हम चाहते हैं कि यहां से पानी मुसलसल क्या हो, बेहतर है। तो पानी देखें, यहां से पानी आएगा, यहां से बहता हुआ यहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि पानी मुसलसल बेहतर है, तो हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी जो यहां से पानी मुसलसल यहां से देता रहे, तो यहां से पानी मुसलसल कंटिन्यूसली आता रहेगा, यहां से फ्लो होता रहेगा।
और जब पानी यहाँ पे पहुंचेगा, अगर एक्सटर्नल सोर्स से हम इसे पानी नहीं देते तो क्या होगा, पानी यहाँ से फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो यही मिसाल करंट की भी है, जब मुसलसल दबाव से प्रेशर मिलता रहेगा तो करंट हमारा कंडक्टर के अंदर फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेंगे। तो अगर नहीं मिलेगा तो वहां पे, यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक ले लिया है एनोड कॉपर का और एक कैथोड ले लिया है जिंक का। दो हमारे पास प्रैक्टिकली हम साबित करते हैं इसे कि कैसे करंट का फ्लो शुरू होता है। एक हमारे पास जिंक का कैथोड है और एक कॉपर का प्लेट है, एक जिंक की प्लेट है, दोनों प्लेटें हैं और हमने एक ले लिया इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है H2SO4 का। इसका केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और एक्सटर्नली तौर पे हमने इसे एक वायर्स के साथ जोड़ दिया है। तो जब इसके अंदर हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा तो पहली पोजीशन के अंदर, नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो ये थी जनाब, ये भी एक न्यूट्रल डार्क थी और ये भी एक न्यूट्रल था एटम। तो क्या होगा जब H2SO4 यानी कि तेजाब है हमारे पास, तो केमिकल रिएक्शन कराएंगे, इसके अंदर फिलअप रखेंगे इन दोनों एनोड कॉपर को और जिंक की दोनों प्लेटों को। तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये फुली क्या है, पहले न्यूट्रल थी, जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे आ गया तो यहां पे कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन निकल, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, 10 प्रोटॉन बच गए और 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो यहाँ पे 10-10 बराबर थे इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ तो फिर यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, किसी चीज पर इलेक्ट्रॉन की कमी या ज्यादती को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे अब हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया है और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिवली चार्ज हो गई है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को, इस चीज को हम एक्सटर्नल एक तार के जरिए एक इसके साथ लैंप लगा देते हैं या कोई लोड लगा देते हैं, तो इसे हम जोड़ते हैं। तो देखें अब यहाँ पे पहले तो ये न्यूट्रल थी, अब केमिकल रिएक्शन हुआ इसके अंदर, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन में फ्लो करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे। तो ये प्लेट नेगेटिव, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो यहाँ से अब क्या होगा, जब हमने एक्सटर्नल सोर्स के साथ इस चीज को, दोनों प्लेटों को जोड़ा, तार के साथ हमने फॉर एग्जांपल जोड़ा, तो यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देंगे। यहाँ से फ्लो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचेंगे इस प्लेट के अंदर, और इस प्लेट से होते हुए यहाँ से होते हुए फिर इसके अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो, यानी कि फ्लो शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की हरकत। तो जब तक ये केमिकल रिएक्शन होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहेगा, जब तक क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होता रहेगा। ये वर्किंग जो आपके पास वोल्टाइक सेल होते हैं, तो उसके अंदर जब तक केमिकल रिएक्शन रहता है तो वो चार्ज रहते हैं, तो चार्ज रहने की वजह से आपको करंट देते रहते हैं। जब उनके अंदर केमिकल रिएक्शन बंद हो जाता है तो क्या होता है, वो डेड हो जाते हैं, फिर सप्लाई, वो आउटपुट नहीं देते। यहाँ पे भी यही अमल हो रहा है, वही सेल वाला। तो जब तक इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता रहेगा, ये इसके जो है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फ्लो होते रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल इसके अंदर कन्वेंशनली और जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, तो देखें प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो वो अंदर में इंटरनली क्या हो रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर मूव कर रहे हैं, लेकिन चार्ज की मुख्तलिफ मिकदारों की होने की वजह से हमें लगता ये है कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। इम्बैलेंसमेंट होती है ना, तो इम्बैलेंसमेंट होने की वजह से हमें लगता ये है कन्वेंशनली तौर पे डायरेक्शन ऑफ जो होती है करंट की, कन्वेंशनली बैरोनिक तौर पे तो हमें ये लगती है कि क्या करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, करंट यहां से निकला, इस प्लेट पे पहुंचा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाती हुई, तो इलेक्ट्रॉन ने यहां से मूव करनी शुरू कर दी, यहां पे पहुंचे,
ठीक है, तो यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पे, यानी कि इम्बैलेंसमेंट होने की वजह से जब तक केमिकल रिएक्शन होता रहेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगी, ये नेगेटिवली चार्ज रहेगी। तो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू रहेगी। तो ये सारा प्रोसेस होता है पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, यानी कि करंट का इस तरह से फ्लो होता है। तो एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर? लेक्चर लंबा हो गया, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।